हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि हिंदी माध्यम में सबसे अच्छा वैकल्पिक विषय कौन सा है। यानी सबसे अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहेगा आप सबके लिए, चाहे वो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपके इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अ, तौलते हुए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कौन सा आखिरकार अल्टीमेटली सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग आते हैं साइंस विषय पे। जितने भी साइंस सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में ऑप्शनल के तौर पर, जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी। जियोलॉजी आर्ट्स का विषय नहीं है, ह्यूमैनिटीज़ नहीं है। जियोलॉजी ज्योग्राफी से काफ़ी मेल खाता है, पर ये साइंस का विषय है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और तीन हुए मेडिकल ग्रुप, दैट इज़ एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस और मेडिकल साइंस। ठीक है, तो इन सभी विषयों को हिंदी माध्यम में लेने से परहेज करें, नहीं ले, एकदम नहीं ले, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि आप खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट का कहीं पर भी हिंदी माध्यम में पढ़ाई नहीं होता है। एक आधा जगह ही है जहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में होती है, वो भी रेयरली, और बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे आप लोग को। दूसरी बात है कि साइंस में एक सबसे बड़ी डिफेक्ट होती है, वो होती है टर्मिनोलॉजी को लेकर। अब हो सकता है कि ऐसी टर्मिनोलॉजी आ जाए हिंदी माध्यम में जो मे बी इन वर्स्ट केस, बट ऐसा होगा नहीं, कि जो एग्जामिनर को भी ना पता हो। ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में तो उनको पता होगी, इंग्लिश में तो काफ़ी जानकार हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में हो सकता है कि वो टर्म उन्हें भी ना पता हो। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि वो टर्म आप भी सही लिख रहे हों। जिस पुस्तक से आपने रेफ़र किया है, क्योंकि हिंदी माध्यम की चीज़ है ना, अपने से भी लोग बना देते हैं टर्म को। और आप अगर इंग्लिश में लिखें तो भी बेहतर है, पर कितना इंग्लिश में लिखेंगे? खासकर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अगर आप इंग्लिश में लिखने लगे हिंदी माध्यम के होते हुए, तो लगेगा कि आप पेपर इंग्लिश में ही दिए हैं, और उतनी इंग्लिश तो आपकी अच्छी हो है भी नहीं। ये भी एक बात है। तो इसलिए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स या मेडिकल सब्जेक्ट्स को तो एकदम नहीं लें। और जहाँ तक बात रही मैथ्स को लेने की, मैथ्स में ज़्यादा नहीं होता है हिंदी इंग्लिश का लफड़ा, पर ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हिंदी माध्यम में अगर आप मैथ्स को लेते हैं तो एक मानसिकता भी है कि हिंदी माध्यम का जो छात्र होगा वो ज़रूर ही कमज़ोर होगा मैथ्स के केस में, क्योंकि उसने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है तो उसको कहाँ कुछ आता होगा। ऐसी एक मानसिक अवधारणा भी होती है, ठीक है। या फिर अगर आप जूलॉजी लेते हैं, बहुत बच्चे हिंदी माध्यम में जूलॉजी लेना प्रेफर करते हैं, लेते भी हैं, पर वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जूलॉजी में हिंदी माध्यम में कई जगह पढ़ाई होती है, और यूपी बिहार के कई सारे कॉलेजेस में इसके रिसोर्सेज भी ऑन एन एवरेज लगभग ठीक ठाक तरीके से अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मार्क्स नहीं उठ पाता है, क्योंकि इसकी अगर आप टर्म्स पे देखेंगे तो काफ़ी भयानक भयानक टर्म है, जैसे वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट को अंतः केसुकी, और हो सकता है मे बी कि वैसे टर्मिनोलॉजी उन्हें भी ना आती, वो भी परेशान हो जाए, बाप रे। और एग्जामिनर को हमेशा खुश रखना होता है, ठीक है ना, हमेशा खुश रखना होता है। ये नहीं कि उनको दुखी करना है, उन्हें हमेशा खुश रखना है, दुखी बिल्कुल नहीं करना है। अब वो परेशान हो जाए आपकी पेपर चेक करने में, तो आपको नंबर कहाँ से देंगे? तो कोशिश करें, मतलब कोशिश क्या, नहीं ले तो ज़्यादा बेहतर है जूलॉजी में, क्योंकि मैंने आज तक देखा नहीं है, खासकर 2012 के बाद से, जब से सिलेबस में एथिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ, सीसा इंट्रोड्यूस हुआ, सिलेबस में काफ़ी चेंज हुआ, उसके बाद से जूलॉजी या किसी भी साइंस विषय में हिंदी माध्यम के छात्र को सक्सेस पाते हुए मैंने नहीं देखा, तो इसको ना लें। जहाँ तक बात रही बॉटनी की, जो कि जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, ये इसमें तो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी नहीं पास कर पाते हैं, क्योंकि बॉटनी एक बहुत कठिन और काफ़ी लचीला विषय है, काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी हार्ड है।
जैसे मैथ्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का सिलेबस वास्ट होता है, बॉटनी का सिलेबस भी बहुत 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 ज़्यादा वास्ट है। जूलॉजी का उसके अपेक्षा में सिलेबस वास्ट तो ज़रूर है, उसके अपेक्षा में थोड़ा कम है, लेकिन वास्ट है, पर जूलॉजी पढ़ने में मन लगता है। खास बात है, जूलॉजी पढ़ने में मन लगता है, जूलॉजी में मार्क्स भी आते हैं, डायग्राम वगैरह भी। जूलॉजी थोड़ा कंपैरेटिवली मुझे भी जूलॉजी आसान लगता है, लेकिन बॉटनी में काफ़ी टफ है, और बॉटनी में कभी मार्क्स नहीं आते, इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है ना। बॉटनी में तो इंग्लिश मीडियम में भी 300 प्लस लाना बहुत टफ काम है, और हिंदी मीडियम में कहाँ से आएगा, है ना। जूलॉजी में हिंदी मीडियम में कहाँ से 300 प्लस आएगा, इंग्लिश मीडियम में 300 प्लस आता है, कम आता है पर आता ज़रूर है, ठीक है। इसके बाद बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री, इसको तो इंग्लिश मीडियम वाले लेने से भी परहेज करते हैं, जस्ट लाइक बॉटनी। इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई मैक्सिमम जगह इंग्लिश मीडियम में ही होती है, कहीं नहीं होती कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई हो। और इन दोनों में 300 प्लस लाना और भी कठिन है, क्योंकि पहले ऐसा था कि साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आते थे, इसीलिए यूपीएससी में ऐसा एक ट्रेंड किया कि आइंस्टीन भी आ जाए, न्यूटन भी आ जाए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में वो 300 या 400 प्लस नहीं ला पाए, ठीक है ना। तो इसमें तो इंग्लिश मीडियम वाले भी हार मान जाते हैं कि भाई मुझसे नहीं आएगा 300, तो आप हिंदी मीडियम के होके कहाँ से ले आओगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं ला सकते हो, लेकिन इन सब विषयों में नहीं ला सकते हो, ये एक हार्श ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि आप ये फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ये सब में हिंदी माध्यम के हो के नहीं ला सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म ऐसा ज़रूर आएगा जिस टर्म के वजह से ही आपका वो पूरा आंसर ही गलत साबित हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए परहेज करना है। उसके बाद बात रही स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी लगभग मैथ्स जैसा है, और स्टैटिस्टिक्स जो होता है मैथ्स जैसा ही कठिन होता है। बचपन में स्टैटिस्टिक्स में ही हम लोग मार्क्स स्कोर कर पाते थे, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी का 6-6 नंबर का क्वेश्चन बना लेते थे और मैथ्स में पास कर जाते थे, पर अब वो बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स का बहुत टफ है, हद से ज़्यादा टफ है। इसको तो मैंने एक दो ही बच्चों को देखा जो इंग्लिश मीडियम में होते हुए ये मार्क इसमें सक्सेस पा सके हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी लेना कहीं से सही नहीं साबित होता है। जियोलॉजी, इंग्लिश मीडियम में जियोलॉजी के रिसोर्सेज रेयरली अवेलेबल है, हालांकि इस बार जियोलॉजी से ऑल इंडिया रैंक 44 आया है दिव्यांशु निगम, आई गेस, तो उनका आ गया है। वो सिविल इंजीनियर भी थे, सॉरी केमिकल इंजीनियर भी थे, तो उनको, क्योंकि जियोलॉजी इज मिक्सअप ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, तो उन्हें काफ़ी कुछ आइडिया रहा होगा, उनके पास में भी रिसोर्सेज रही होंगे, पर वो इंग्लिश मीडियम के थे। आप हिंदी मीडियम में रह के क्या ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उसके बाद इंजीनियरिंग का मैंने आपको बता ही दिया, 3 जो ये मेडिकल के विषय एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, मेडिकल साइंस, चरक सुश्रुत का टाइम अब गया जब मेडिकल साइंस हिंदी और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। एग्रीकल्चर की पढ़ाई भी 20वीं शताब्दी में हुआ करती थी हिंदी में, पर अब नहीं होती है। अब नए नए टर्म्स आ गए जो टर्म्स हिंदी में बने ही नहीं हैं, तो आप लेके क्या कर लोगे। वेटनरी साइंस तो इंग्लिश मीडियम में भी इसकी रिसोर्सेज जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाती है, क्या पढ़ना है कहाँ से पढ़ना है, तो आप हिंदी मीडियम में कहाँ से ले आओगे मार्क्स। और ऑप्शन में हमेशा याद रखना चाहिए कि ऑप्शनल में आपको 300 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप 300 के बिलो हो तो आप आउट ऑफ द रेस हो। हाँ, कभी कभी किसी किसी साल होता है कि 300 प्लस रेयरली जाता है, जैसे इस साल भी, तो आप 250 प्लस भी इस साल जो होंगे उनका सिलेक्शन हुआ ही है, ठीक है। तो ये साल भर साल डिपेंड करता है। अगर उस साल सबको 300 प्लस आ रहे हैं जो टॉपर्स हैं, तो आपको भी 300 प्लस आने चाहिए। अगर उस साल किसी को नहीं आ रहा है, एक आधा को आ रहा है, तो आपको भी तब 250 प्लस ज़रूर आना है या 270 प्लस ज़रूर आना है। जैसे इस साल सारे टॉपर 270 280 के बीच में रहे हैं या 300 के बीच में रहे हैं। 300 प्लस जो है एक आध को गया है, जो जिस एक आध की वजह से ही शुभम कुमार AIR 1 लाए हैं, ठीक है। उनको 320 आया था एंथ्रोपोलॉजी में। तो ये जरूर यहाँ पर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं देखना है कि मुझे साइंस सब विषयों में काफ़ी इंटरेस्ट है तो मैं हिंदी माध्यम से ही टॉप कर जाऊँगा, संभव ही नहीं है। सिलेक्शन हो जाए वही बहुत है, ठीक है ना। तो ये ऐसा लेकर कभी भारी ब्लंडर नहीं करना है
या आप साइंस विषय मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैट, जियोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, मेडिकल साइंस, ये सब लेने से हमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मैंने पहले भी कहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ यानी मानविकी विषयों और कॉमर्स के विषयों पर। इसके लगभग सब विषय लिए जा सकते हैं। हिस्ट्री काफ़ी अच्छा विषय है, यहाँ पर आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि आज तक 300 प्लस 2012 के बाद आया है, बहुत सारे बच्चों को, 7-8 बच्चों को आया है 300 प्लस, आप ले सकते हैं बेझिझक। उसके बाद इसकी खास बात है कि हिस्ट्री आपको आपके जो जीएस पेपर 1 होगा उसमें भी मदद करेगा, प्रीलिम्स में भी काफ़ी मदद करेगा, एथिक्स में भी काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, कुछ ऐतिहासिक बातों को अगर आप डाल देते हैं तो काफ़ी काम करेगा। इसके बाद आपके ऐसे पेपर में भी हिस्ट्री मदद कर सकता है, तो हिस्ट्री लेना श्रेयकर है, आप इसको ज़रूर लें। ठीक है, आपका इंटरेस्ट होना हो, आपको हिस्ट्री तो पढ़ना ही है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के पास ऑप्शन होता है कि मेरा इंटरेस्ट है, हिंदी मीडियम वालों के पास थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, अब है तो है। दूसरी बात आती है सब्जेक्ट ज्योग्राफी, भूगोल। ज्योग्राफी भी आप ज़रूर से ले सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं, आपका सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन भी कह सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। इसमें 300 प्लस थोड़ा मुश्किल है, पर एक बार 2018 में 305 आए थे। ठीक है ना, तो आपके नहीं आ सकते ये बात नहीं, आप ज़रूर ले सकते हैं, बेझिझक इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपका जीएस पेपर 1 में मदद करेगा, जीएस पेपर 3 में मदद करेगा, एसए में मदद करेगा, प्रीलिम्स में मदद करेगा और थोड़ा मोड़ा एथिक्स में भी कर देगा। तो ज्योग्राफी लेना भी श्रेयकर है। ठीक है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों के रिसोर्सेज भी काफ़ी प्रचुर मात्रा में अब मिल जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इन दोनों में पढ़ाती है, कई सारे कोचिंग भी आपको मिल जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। तीसरा विषय है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, राजनीति शास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, हालांकि 300 प्लस आज तक नहीं आया है किसी को, 250 में ही लटक के रह गए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपकी तीव्र इच्छा है कि नहीं मैं राजनीति शास्त्र में ला सकता हूँ, तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। आपका प्रेफरेंस में ये थोड़ा नीचे रखिएगा, कि कोशिश कीजिएगा कि ना ले तो ज़्यादा बेहतर है। इसके रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज भी मोर और लेस इसके मिल ही जाते हैं, बहुत उम्दा तो नहीं पर मोर और लेस मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ मिल ही जाते हैं, तो आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, पर परहेज करें, इसको कम प्रेफर करें, जितना हिस्ट्री ज्योग्राफी को प्रेफर करेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चौथा एक है साइकोलॉजी, इसको ना लें, ब्लंडर हो जाएगा इसको लेने के बाद। ठीक है, साइकोलॉजी इसलिए ना लें क्योंकि साइकोलॉजी में इंग्लिश मीडियम में भी मार्क्स आने थोड़े टफ होते हैं, हालांकि 300 प्लस इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं, आए भी हैं, कई बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ है 300 प्लस में इंग्लिश मीडियम में, पर हिंदी मीडियम में 300 प्लस तो खैर आज तक नहीं आया है, 250 भी नहीं आए हैं। ठीक है ना, और किसी को मैंने लेते हुए भी नहीं देखा है, खैर भेड़ चाल नहीं चलना है, वो तो एक बात सच है, लेकिन ये ना लें तो ज़्यादा बेहतर। इसके रिसोर्सेज भी जल्दी अवेलेबल नहीं होंगे, इसकी टर्मिनोलॉजी भी आपको कष्ट पहुंचा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ मिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है ना, सोशियोलॉजी थोड़ा सा इसमें जूलॉजी का पोर्शन भी रहता है, इवोल्यूशन वगैरह, थोड़ा फिलॉसफी भी इसमें रहता है, तो ये टफ हो जाता है ऑन एन एवरेज हिंदी माध्यम वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद एक विषय है फिलॉसफी। फिलॉसफी बहुत बच्चे लेना चाहते हैं। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र लेने में भी कोई परेशानी नहीं है, आप ले सकते हैं। ठीक है ना, आप दर्शन शास्त्र, ठीक है, इसमें 300 प्लस आज तक नहीं आया है। ठीक है, 250 प्लस भी नहीं आया है, एक बार बस 265 आया था, बस एक बार। ठीक है, बाकी हर बार 250 बिलो है 2012 के बाद से, उससे पहले का मेरे पास डेटा नहीं है, और उससे पहले का मैंने रिसर्च किया तो उससे पहले की बात अलग थी। उस बार उससे पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, उस समय पेपर लीनियंटली चेक तो नहीं होता था, लेकिन उस टाइम का बात अलग था, उस टाइम पे मार्क्स आते थे ज़्यादा, उस टाइम का क्वेश्चन इतना डायनेमिक नहीं हुआ करता था जितना कि अभी का हुआ करता है। तो लेते हैं बच्चे आज भी दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ने में हिंदी में ही ज़्यादा मज़ा आता है, ये बात सच है। क्योंकि खासकर जो इंडियन फिलोसफर्स है, वेस्टर्न फिलोसफर्स के तो बातें
इंग्लिश में है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो इंडियन वेस्टर्न फिलोसफर्स की बातें भी हिंदी में पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ले सकते हैं, लिखने में भी काफ़ी सहूलियत होगा, पर हिंदी माध्यम में बहुत अंक नहीं आते हैं दर्शन शास्त्र, तो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पर फिर भी आपकी इच्छा है तो 265 है, तो हो सकता है ये कभी 300 आ जाए, 365 आ जाए, लेकिन अभी तक के हिसाब से तो असंभव लग रहा है, 10 साल होने को है, पर आप सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला एक विषय है लॉ। ये 20वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी तो है नहीं जो आप लॉ को हिंदी में पढ़ लें, है ना। और लॉ के सारे टर्म, सारे के सारे टर्म अब इंग्लिश में हैं। आपने वो हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब तो पढ़ा ही है, पॉलिटी में पढ़ा है, वो सब है, लॉ से ही रिलेटेड चीज़ें हैं ना, तो सारे टर्म इंग्लिश में है। आप कहाँ से सबका हिंदी ले आओगे, कहाँ से लाओगे, आप ही बताइए। आप वहाँ पर तो हम ले आए हेबियस कॉर्पस का बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, उत्प्रेषण, ये सब हम ले आए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका आ ही जाए। तो लॉ भी एकदम से परहेज ही करें, लॉ को परहेज करें, साइकोलॉजी को परहेज करें, फिलॉसफी लिया जा सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, बहुत लोग कहते हैं लोक प्रशासन लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लवासना में भी तो लोक प्रशासन ही पढ़ना है। तो भाई लवासना जाओगे तब ना, जाओगे ही नहीं तो लोक प्रशासन पढ़ोगे कैसे। लोक प्रशासन में भी 250 भी बमुश्किल ही आया है, एक दो बार आ गए हैं 260 के करीब, पर नहीं आते हैं। बाकी 260 के बाद 200 लाना भी मुश्किल है यहाँ पे, तो ऐसा विषय लेने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी परहेज ही करें तो ज़्यादा बेहतर। हाँ, ये ज़रूर मिलता है PSIR से, लेकिन PSIR एक होप दिया हुआ है कि हाँ यार इसमें आया हुआ है 250 प्लस, तो मे भी हमको आ जाए, एटलीस्ट होप तो दिया, इसमें तो वो भी नहीं है, तो इसको भी ना ही लें। जहाँ तक बात रही मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की उपज ही अंग्रेजी माध्यम है, तो ये हिंदी माध्यम में कहाँ से इसमें कुछ मिलेगा। तो ये लेना एकदम बेवकूफ़ी है, ठीक है। मैनेजमेंट कॉमर्स के साथ भी वही है, नहीं लेना है, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी, जहाँ तक एंथ्रोपोलॉजी की बात रही, जिसे नृविज्ञान भी कहते हैं, नृविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी ना ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोशियोलॉजी, बायोलॉजी एंड फिलॉसफी, ठीक है। लेकिन इस ईयर 2020 बैच हुआ, अभी हाल के रिजल्ट पे एक 365 रैंक पे सम डॉक्टर प्रकाश करके हैं, उनके मार्क्स आए हैं 280 के अराउंड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी हिंदी माध्यम में उन्होंने लिया है, ठीक है। तो एक होप जागता है कि लोग ला सकते हैं, पर ये 10 सालों में पहली बार हुआ है, 10 सालों में पहली बार। और उनका नाम क्या है, डॉक्टर प्रकाश, आप समझ सकते हैं, उन्होंने PhD करा हुआ है। उनका जो नॉलेज है वो आप एक ग्रेजुएट का नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी गहन अध्ययन किया, उसके बाद उनकी मैंने बुक रिसोर्सेज देखी है, तो उन्होंने पी नाथ की जो बुक है, पी नाथ जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, उनकी बुक उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। अब आपको तो इंग्लिश आता ही नहीं है, आपको तो इंग्लिश आता ही नहीं है। जब किसी को इंग्लिश ही ना आता हो तो फिर पी नाथ की पूरी बुक को इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ लेगा, या फिर अन्य बुक को कैसे पढ़ लेगा। ऐसे इसकी रिसोर्सेज मोर और लेस मिल ही जाती है एंथ्रोपोलॉजी की, कोई दिक्कत नहीं है। पर पास करते हुए मैंने पहली बार इसी ईयर देखा है, उससे पहले पास किए हैं 250 अंक हैं, और उन्हें रिजर्वेशन का फ़ायदा SC ST थे इसलिए पास कर गए, जनरल को ना नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही परहेज करें, ये लेने से पहले सोच लें। पर बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है, कहीं आप भी डॉक्टर प्रकाश जैसे हों तो बात अलग है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स लेना, अर्थशास्त्र में एक शब्द का भिन्नता हो जाएगी। अगर आप अर्थशास्त्र लेंगे, ये अर्थ के बीच में एक नौ जुड़ जाएगा, अनर्थ शास्त्र हो जाएगा। इस ईयर को छोड़ के आपने कभी नहीं देखा होगा कि अर्थशास्त्र का कोई भी बच्चा UPSC पास कर रहा है। ये सबसे कठिन विषय, तो ये तो मेरे ख्याल से मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितना भी विषय है, सबसे कठिन विषय अर्थशास्त्र होता है।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पास नहीं करते हैं, आप कहाँ से कर जाएंगे। इस ईयर का बात अलग था, AIR 4 AIR 70 यश जलू का, ये इन्होंने इकोनॉमिक्स ही पढ़ा है ज़िंदगी भर, और इन्होंने ऑल इंडिया में सार्थक अग्रवाल, इनका तो CBSE में भी AIR 1 आया था 12th बोर्ड्स में। 99.6% लाने वाला बच्चा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा, वर्ल्ड बैंक के लिए काम किया, ऑक्सफोर्ड से MPhil लिया, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स में अगर उसने 270 ला ही दिया तो कौन सा बड़ा बात हो गया। लेकिन आप तो ठहरे सिंपल ग्रेजुएट, आप इकोनॉमिक्स लेकर कहाँ से ला पाइएगा। 70 ले आइएगा वही बहुत है, सीरियस बात है। हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम में 170 ला भी दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में 70 ले आए वही बहुत है। कहीं ऐसा ना हो कि पेपर वाइज जो 25 मार्क्स लाने का दिया हुआ है ना कि 10% लाना ही है, वो भी ना आ पाए इकोनॉमिक्स लेने के बाद, ऐसा है। सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र ले सकते हैं बेझिझक, सोशियोलॉजी जो है आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत अच्छा विषय तो नहीं कहेंगे, पर इसमें इसकी खास बात क्या है कि इसका सिलेबस काफ़ी कम रहता है सोशियोलॉजी का, ठीक है। और इसमें इंग्लिश मीडियम में तो 370 तक आ जाते हैं, है ना। तो और जहाँ तक बात है हिंदी मीडियम की, 300 तो अभी तक नहीं आया, लेकिन 290 300 तक में ज़रूर आए हैं 290 300 280 ऐसे मार्क्स आए, अभी इसको ले सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले सोशियोलॉजी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, यही तीनों सबसे बढ़िया है, ठीक है। PSIR ले सकते हैं, बहुत इच्छा है तब, PSIR और फिलॉसफी बहुत इच्छा है तब, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा लिटरेचर सब्जेक्ट्स पे बात करें। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में पता नहीं क्या बात है इसके, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसका सिलेबस 2 से 3 महीने में आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा बात, इसमें 340 350 360 300 प्लस तो बहुत आते हैं, हिंदी में ही लिखना है। इसमें तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कभी कभी हिंदी लिटरेचर ले लेते हैं और 300 प्लस ले आते हैं, 344 354 334 331 338 317 320। अगर जो हिंदी मीडियम वाले हिंदी साहित्य लेते हैं उनका सिलेक्शन हिंदी साहित्य के वजह से ही होता है। GS पेपर में तो सब 400 बिलो रहते हैं, 300 350 के आसपास मंडराते रहते हैं। इसमें जो है वे सारे के सारे स्कोर कर देते हैं 300 प्लस। तो अगर इसमें 300 भी आया, इसमें भी 300 आया है, तो उनके मार्क्स कितने हो गए 600। 150 वो ले आते हैं आपको एसए में, ठीक है, हो गए 750। 150 भी अगर हो जाता है इंटरव्यू में तो उनका मार्क्स हो जाता है 900, है ना। और 900 मार्क्स हुआ तो SC ST में तो सिलेक्शन पक्का है, OBC भी मोरलेस हो जाता है, और जनरल में भी कभी कभार हो जाता है। ऐसे 900 तो मैंने सीधे 300 का, 300 नहीं आता, 300 ज़्यादा ही रहता है, 350 के ऑन अराउंड रहता है, तो इनका मोरलेस सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है हिंदी माध्यम के छात्रों का सिलेक्शन में। अब जरूर से लो, इसका सिलेबस भी काफ़ी कम होता है। मैथिली साहित्य में भी 300 प्लस मार्क्स बहुत आते हैं, है ना। मैथिली लिटरेचर में भी मार्क्स ये हिंदी माध्यम के छात्र भी लेते हैं, इंग्लिश मीडियम के छात्र भी लेते हैं, और 300 प्लस भी मार्क्स आते हैं। इसका सिलेबस भी कम है, इसके रिसोर्सेज थोड़े आसानी से नहीं अवेलेबल हो पाते हैं। पर अगर मैथिली लिखने भी आता हो, हिंदी जो हिंदी लिटरेचर का कहीं कोचिंग हो रहा है वहाँ से आप देख ले कि हिंदी माध्यम में हिंदी लिटरेचर में कैसे लिखा जा रहा है आंसर, तो आप मैथिली की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको पढ़ के आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। और ऐसा ही जो बच्चे मैथिली साहित्य से पास किए हैं उन्होंने यही कहा भी है कि मैंने ये इतना देख लिया कि हिंदी साहित्य से कैसे कैसे आंसर लिखा हुआ है, क्या क्या है, और मैंने ओरिजिनल टेक्स्ट लिया, उसके कहानी को, उसके कविता को, ये सब पढ़ लिया और उसके बाद आंसर लिख दिया और 300 प्लस ले आया। तो मैथिली साहित्य भी काफ़ी अच्छा है, आप ले सकते हैं बेझिझक। जहाँ तक बात रही संस्कृत लिटरेचर की, ये तो हिंदी साहित्य का भी गुरु है, इसमें तो 350 प्लस भी आ जाते हैं, 400 तक भी आया हुआ है। मतलब 400 तक, एग्जैक्ट 400 नहीं है, 400 बिलो ही है,
पर 350 प्लस श्योर है। अगर आपको व्याकरण आपकी अच्छी हो, अगर आपकी व्याकरण अच्छी हो तो सिर्फ व्याकरण से ही ऑन एंड अराउंड 100 मार्क्स आप ला दीजिएगा, ऑन एंड अराउंड। ठीक है, इसमें और संस्कृत लिटरेचर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे संस्कृत में क्या है कि 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पेपर 1 का कंपलसरी आपको संस्कृत में लिखना होता है, और शायद पेपर 2 में 2 क्वेश्चन 2 एंड 4, यार सॉरी वहाँ भी 2 क्वेश्चन, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा। तो वो वही 2 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है संस्कृत में। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं, आप हिंदी माध्यम के हो तो हिंदी माध्यम में, और अंग्रेजी माध्यम के हैं तो अंग्रेजी माध्यम में। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी संस्कृत लिटरेचर लेकर 350 प्लस तक ले आते हैं, और इनफैक्ट AIR 5 भी लाए हुए हैं शायद 2018 में, शशांक त्रिपाठी समथिंग करके नाम था। तो आप हिंदी अगर संस्कृत साहित्य लेते हैं तो ये काफ़ी अच्छा विषय है। दूसरी बात, इसमें 50 मार्क्स 50 से 100 नंबर के तो व्याकरण हो गए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है पेपर 1 का, वो प्योर व्याकरण होता है। इसमें 50 में 50 आसानी से आ सकता है ना। और इस 5 को अगर कर देंगे, जिसमें शायद एस्से लिखना रहता है, मतलब 4 एस्से लिखना रहता है छोटा छोटा, इसमें भी आप और जो है इसका सिलेबस भी काफ़ी छोटा है। दूसरी बात, क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। अगर आपको 10 एस्से पढ़ाया जाता है, 10 एस्से में से 4 पूछ रहा है, तो इसमें क्या बुराई है ना। आप अगर 1 महीने भी 10 एस्से को रटते हैं तो आपको रटा ही जाएगा। कहीं से मटेरियल ले लीजिए, दिल्ली में है, और शायद पतंजलि IAS करके है शायद, मैं कंफर्म नहीं, पाणिनि IAS, सॉरी पाणिनि IAS, उस उनके नोट्स अवेलेबल होते हैं। उनके यहाँ आप जाके क्लासेस कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि व्याकरण में तभी मार्क्स आएंगे, नोट्स पढ़ के व्याकरण में मार्क्स नहीं आ सकता। तो ये अगर कर ले तो उसमें भी आपको उस 50 क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो 50 अंक का होता है, इसमें भी आपके 40 प्लस आसानी से आ सकते हैं। अगर आप 10 दिन भी बैठे तो एक दिन में एक इससे तो 100-200 वर्ड का आप रट ही सकते हैं। इतनी तो कैपेबिलिटी होती ही है सबकी। तो आप अगर रट लीजिएगा तो इसमें ऑन अराउंड पेपर 1 में अगर आप 90 ऐसे ही आ जा रहा है, बाकी 3 क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज हम कहते हैं 50 में आप 20 भी ले आए तो 150 आ गया। एंड सेम गोज फॉर पेपर 2, वहाँ भी 150 आ गया। 300 तो आपको पक्का आ रहा है, जबकि मैंने सिर्फ 50 में 20 कहा है, जबकि 50 में 30-40 आसानी से आ जाता है संस्कृत साहित्य में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेटिव आते हैं। और आपने 50 क्वेश्चन पढ़ा है तो 50 में से वहाँ पे 8 क्वेश्चन जरूर आएंगे, और 50 क्वेश्चन तो आप 3 महीना में प्रिपेयर कर ही सकते हैं। कोई डायनेमिकनेस होता नहीं है, कोई करंट अफेयर से रिलेशन नहीं, पौराणिक बातें, पौराणिक बातों को लिखना है, बस यही तो करना है। तो संस्कृत साहित्य लेना काफ़ी श्रेयकर होगा अगर आप लेते हैं तो, ठीक है ना। तो ये तीनों ही साहित्य ज़रूर से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। जहाँ तक बात रही साहित्य लेने में, एक ही डिफेक्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ज़रूर लें। अगर आपको साहित्य पढ़ने में बिल्कुल भी लगाव नहीं है तब छोड़ दें, तब आप सीधे आ जाए भूगोल इतिहास पे, ठीक है। अगर ज़रा सा भी इंटरेस्ट है खासकर हिंदी साहित्य पढ़ने में या संस्कृत, हिंदी साहित्य पढ़ने में तो हिंदी साहित्य ले ले, संस्कृत लगता है कि ना 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 हो पाएगा भाई, तो छोड़ दें, कोई बात नहीं है। 350 नहीं 300 प्लस तो रहेगा ना। मैथिली आती है खासकर नॉर्थ बिहार के लोग, नॉर्थ यूपी के लोग, कुछ नेपाल के बच्चे भी फॉर्म भरते हैं, तो उन लोगों की मैथिली अच्छी होती है, वो लोग मैथिली साहित्य लेते हैं। अगर बोलने आता हो तो ही मैथिली ले, नहीं आता है तो मत ले, ठीक है। इसके बाद कुछ हिंदी साहित्य के बच्चे उर्दू लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे छूट गया है उर्दू। उर्दू लेने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है, उर्दू में भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। अगर आपकी उर्दू आती है, आपको अच्छे से आती है उर्दू, उसके बाद आपका मतलब लिखने आती है उर्दू, मेन बात ये है। उर्दू साहित्य भी है, उर्दू साहित्य पढ़ने में लगाव है तो आप उर्दू ले सकते हैं, वहाँ भी 300 प्लस आ जाता है, ठीक है। उर्दू क्या, ठीक है, उर्दू की नोट्स वगैरह थोड़ा ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन आप देख लें कि हिंदी में कैसा लिख रहा है, मतलब लिपि दूसरी है ना, लिखने का तरीका तो वही होगा, और तो कुछ है नहीं। इनफैक्ट उर्दू क्या, सिंधी साहित्य भी अगर आप चाहते, हिंदी माध्यम के कुछ मैंने 1-2 बच्चों को देखा जिन्होंने सिंधी साहित्य लेकर भी सक्सेस पाया है,
तो आप सिंधी साहित्य भी ले सकते हैं। सिंधी अरबी भी कहते हैं उसको, अरेबिक, वो भी आप ले सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। इन उर्दू और सिंधी के नोट्स वगैरह जल्दी अवेलेबल नहीं होते, रिसोर्स मिलने में थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर होती है। अनलाइक मैथिली, इसमें भी सॉरी अनलाइक नहीं, लाइक लाइक मैथिली, इसमें भी नोट्स वगैरह जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। पर अगर आप देख लें हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में कैसे लिखा जाता है, तो आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं उर्दू और सिंधी साहित्य में। ठीक है, बस आप में ये देखना है कि आपका साहित्य के प्रति लगाव होना चाहिए। नहीं है लगाव तो आप छोड़ दीजिए। और बात रही कि हिंदी साहित्य जीएस में मदद करेगा नहीं, हिंदी साहित्य एस्से और एथिक्स में भर भर के मदद करेगा। सारे हिंदी साहित्यकार के कोट आप भर दीजिए। मैथिली लेते हैं तो सारे मैथिल के जितने भी कोट्स आप भर दीजिए, संस्कृत के कोट्स भर दिए, उर्दू और सिंधी लेते हैं वही कोट्स भर दीजिए। लिपि दूसरी हो जाएगी बस। उर्दू में जो कोट आपने पढ़ा है उस कोट को आप हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम में लिख दीजिए और ले जाइए मार्क्स, है ना। कोर्स तो हिंदी हिंदी इंग्लिश रशियन फ्रेंच वगैरह में भी हो सकता है, कोट है ना भाई। लिपि बस एक होनी चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष पे, आ जाते हैं निष्कर्ष कहाँ गया। हाँ, निष्कर्ष क्या है, तो भाई पहला प्रेफरेंस आपका कोई भी साहित्य विषय हो, अगर आपका साहित्य में लगाव है तो हिंदी साहित्य हो, मैथिली साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, ऑब्लिक उर्दू हो, ठीक है, सिंधी हो वो भी चलेगा। नेपाली साहित्य ऑप्शनल में नहीं आता है, ठीक है। नॉर्थ बिहार के बहुत बच्चे नेपाली भी बोल लेते हैं, वो नहीं आता है, ठीक है। हिंदी साहित्य हो, मैथिली साहित्य हो, संस्कृत साहित्य, यहाँ आपका 350 भी आ सकता है। बाकी चारों में इसमें और इसमें 300 प्लस तो ज़रूर आएगा। सिलेबस 2 से 3 महीना हार्डली, ठीक है, 2 से 3 महीना हार्डली 500 विषयों का कंप्लीट किया जा सकता अच्छे से। और 2 से 3 महीने करके आप या 300 प्लस ला सकते हैं। संस्कृत में तो 350 भी नहीं, इच्छा नहीं है, नहीं मतलब साहित्य में लगाव नहीं है। लगाव नहीं है तो भूगोल और इतिहास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इतिहास और भूगोल में इतिहास में 2-3 बार आए हैं, 2-3 बच्चों को आए हैं, शायद 7-8 बच्चे कह सकते हैं। भूगोल में एक ही बार 305 आए हिंदी माध्यम को। ऐसे भूगोल में ऑन एन एवरेज 270 280 ये आ सकता है, लाया जा सकता है, ठीक है। और 300 कोई बहुत दूर नहीं है ना, आप कर सकते हैं। खासकर भूगोल में आपको एडवांटेज क्या है भूगोल इतिहास में कि 20 मार्क्स के जो होते हैं मैप के क्वेश्चन होते हैं। इस 20 में 20 अगर आप ले आते हैं तो आप अच्छा खासा लीड बना लेते हैं फॉर 300 मार्क्स। और जिन्होंने भी 300 प्लस लाया है, ये मैप ही उनको 300 पहुंचाया है, नहीं तो वो सब भी 270 280 में ही लगे थे। दूसरी बात, भूगोल इतिहास में मार्क्स लाने का, ऐसे तो इतिहास साइंटिफिक विषय नहीं है, भूगोल में मोर बहुत कुछ साइंटिफिक चीज़ है। अगर आप फ्लो चार्ट बना देते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट, तो आपके 1 मार्क्स हर क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। अगर आप डायग्राम बना देते हैं भूगोल के केस में, आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप कुछ मैप बना देते हैं, इतिहास में ही मैप बना दीजिए। जैसे अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दिया, दिखा दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का कहाँ से कहाँ तक का उनका क्वेश्चन में ज़रूरत हो ना हो, आप बना दीजिए। देखने में अच्छा लगता है ना भाई, अरे मस्त लग रहा है। ज़रूरत हो ना हो चंद्रगुप्त मौर्य एक वर्ड दे दिया चंद्रगुप्त मौर्य, बस चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया, बस लिख दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का ऐसे 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 मैप बना दीजिए। क्योंकि उनका सीढ़िया तक का शासन था, तो यहाँ से पूरा सीढ़िया तक को कवर कर दीजिए। ये यहाँ पूरा भर भर के इनका एरिया कवर था, यहाँ पे ये शासन करते थे। ज़रूरत हो ना हो आपको बनाना है, ठीक है। और वही केस कर सकते हैं आप भूगोल के साथ भी। अब यहाँ पे इतिहास में आ गया, मान लीजिए डांडी मार्च के बारे में, तो आप यहाँ पे एक क्या बोलते हैं गुजरात का तट बनाइए और यहाँ लिख दीजिए यहाँ पे था डांडी, ठीक है। यहाँ से नवसारी से चले थे गांधी जी डांडी। अब लिख दीजिए मान लीजिए आता है चंपारण से, तो यहाँ पर पूरा वर्ल्ड ही मैप बना देते हैं, ठीक है। ये बन गया, छोड़िए जैसा भी है। ये हो गया आपका अफ्रीका, यहाँ पे वो थे साउथ अफ्रीका में, यहाँ से चल के ये बिहार आ गए चंपारण, ठीक है, यहाँ पे चंपारण है, बना दीजिए,
अरे कुछ नहीं तो आधा आ गया, आधा मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना। और आधा मार्क्स अगर आपके 8 क्वेश्चन में बढ़ जाता है तो 16 मार्क्स आपके, सॉरी 4 मार्क्स तो आपके बढ़ जाएंगे ना। और हर क्वेश्चन का भी तो 2-3 पार्ट होता है, और यहाँ पर 15-20 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो भूगोल इतिहास में 300+ आ सकता है आसानी से, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास इंग्लिश मीडियम वालों से कम नहीं है ना। पॉइंट्स में लिखिएगा, इतिहास की बातों को भी पॉइंट्स में लिखिएगा तो मार्क्स आ जाएंगे। दूसरी बात है समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन। मैंने समाजशास्त्र को भी थर्ड ऑप्शन रखा है, क्योंकि समाजशास्त्र में भी क्या कि इंग्लिश मीडियम में इतने अच्छे अच्छे आंसर आ जाते हैं ना कि 350+ मार्क्स आ जाते हैं। दूसरी बात, समाजशास्त्र में इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छे आंसर आते हैं, तो उनको भी लगता है यार इंग्लिश मीडियम जैसी वो आर्टिस्टिक व्यू नहीं है इनकी हिंदी मीडियम वालों की, तो मार्क्स नहीं देते हैं। मेन वजह ये है कि समाजशास्त्र का सिलेबस तो छोटा है, 2 से 3 महीने में किया जा सकता है। इनफैक्ट पूरे यूपीएससी में समाजशास्त्र और नृविज्ञान दैट इज एंथ्रोपोलॉजी का ही सिलेबस सबसे कम होता है। लेकिन समाजशास्त्र के साथ, यानी सोशोलॉजी के बारे में बात हो रही है, समाजशास्त्र के साथ एक ही डिफेक्ट है कि इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छे आंसर आ जाते हैं। एंड जो एग्जामिनर होते हैं हिंदी मीडियम वालों के साथ भी वही खोजते हैं कि यार ऐसे आंसर होना चाहिए, नहीं होगा तो उनको अगर 350 दे रहे हैं या 300 दे रहे हैं तो आपको ज़रूरी तो आपको नहीं ही देंगे ना, वो आपको 250 में लटकाएंगे, क्योंकि आपका वैसा आंसर नहीं है। भले बात है आपने सच अच्छे से लिखे, पर आपने अपने अंदर के एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस को नहीं ना दिखाया। अपना आर्टिस्टिक व्यू भी दिखाना है, पूरा कलाकार बन जाओ, मैप बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, तो ही आएगा ना मार्क्स। तो इसीलिए यहाँ कम मार्क्स आते हैं। मेन वजह समाजशास्त्र का यही है। राजनीति शास्त्र का भी लगभग यही वजह है कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले ही इतने अच्छे आंसर लिख देते हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए लगता है ये कमज़ोर लिखा, और लिखता भी कमज़ोर है, सच्चाई यही है। दर्शन शास्त्र इंग्लिश मीडियम वाले भी घबरा जाते हैं, उन्हें भी 300 बहुत मुश्किल ही आता है आज की डेट में। जब इंग्लिश मीडियम वाले को नहीं आता है तो हिंदी मीडियम वाले हो कि आप तीसमार खान तो है नहीं, या हैं तीसमार खान तो ला दीजिएगा कभी, ठीक है ना। तो दर्शन शास्त्र ले सकते हैं, बहुत तीव्र इच्छा हो, अगर साहित्य में भी लगाव नहीं हो, भूगोल इतिहास से भी लगाव नहीं हो, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र से भी लगाव नहीं है, तब जाकर दर्शन शास्त्र लीजिएगा, ठीक है ना। पर फिर भी परहेज ही कीजिएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस कोई भी साहित्य ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस कोई भूगोल या इतिहास ही होना चाहिए। थर्ड प्रेफरेंस में समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र को रखेंगे। दर्शन शास्त्र भी थर्ड प्रेफरेंस में कर सकते हैं। ऐसे अगर कोशिश करें तो इसको फोर्थ प्रेफरेंस ही रखें, ठीक है। दूसरी बात, जो फॉरेस्ट सर्विसेज की भी तैयार, साइंस विषय को मैंने क्यों नहीं इंक्लूड किया, बिल्कुल नहीं इंक्लूड करना है। साइंस विषय इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ही रहने दीजिए। आपने भले पढ़ाई की हो इंग्लिश मीडियम से, लेकिन अंततोगत्वा आपको परीक्षा हिंदी मीडियम में देना है। और दूसरी बात, आपको भूगोल, इतिहास, राजनीति ये तो पढ़ना ही है। जब ये चीज़ पढ़ना ही है तो आप वैसे ही ऑप्शन ले जो आपको मदद करें, क्योंकि ऐसे भी आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, है ना। तो इसीलिए ये तीनों आपका रहेगा। ये तीनों जो आपका अगर रहता है तो ज़्यादा स्ट्रेकर रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ना आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने आपको काफ़ी डेटा के एनालिसिस के बाद बताया है। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जो हिंदी माध्यम के हों, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ओके, तो थैंक यू।